इस लड़के के सामने टाइम मशीन आई और उसने उसे यूएफओ समझकर उसका फोटो लेने लगा, लेकिन तभी अचानक टाइम मशीन ने उसे भविष्य में फेंक दिया। तो साल 2006 में यूक्रेन के कैपिटल कीव में कुछ अजीब होता है। एक यंग लड़का पुराने सोवियत आर्मी यूनिफॉर्म में हाथ में बड़ा सा ब्लैक कैमरा लिए अचानक कहीं से आ जाता है। वो पहले यहाँ पर नहीं था, और यहाँ ही नहीं बल्कि वो तो पहले इस समय सीमा में ही नहीं था, क्योंकि जब उसके पास 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने उसका आईडी कार्ड चेक किया तो उस पर एक ऐसे देश की नागरिकता लिखी थी जो अब पृथ्वी के मैप से ही मिट चुका है, सोवियत यूनियन। और ये लड़का यहाँ टाइम ट्रैवल करके पहुंचा था, जो हमें पता चला उसके द्वारा ली गई एक इमेज के कारण एक सीक्रेट जर्मन टाइम मशीन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बनी थी। तो क्या ये सच में टाइम ट्रैवल करके यहाँ पहुंचा था? और आज ये टाइम ट्रैवलर कहाँ है और क्यों इस कहानी को इतिहास की सबसे बिलीवेबल टाइम ट्रैवलर स्टोरी कहा जाता है? सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार, आप में से 63% लोग अभी भी ऐसे हो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, लेकिन रेगुलर वीडियोस देखते हो। यार थोड़ा सा एफर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना भूलना नहीं। तो साल 1945 जर्मनी के एक गुफा में सीक्रेट लैब है। बीच में घंटी जैसी मशीन खड़ी है, डाई ग्लॉक। स्विच ऑन होते ही जोर का शोर होता है, फ्लोर कांपने लगता है, टेबल के टूल्स ऊपर तैरने लगते हैं। एक वैज्ञानिक घड़ी देखता है, सेकंड वाली सुई रुक गई है। अचानक तेज सफेद फ्लैश, लैब एक पल के लिए पूरी सफेद हो जाती है। जब दोबारा साफ दिखने लगता है, हवा बिल्कुल शांत है, फ्लोर पर गोल जलने का निशान है, दीवार काली हो चुकी है, पास के पौधे काले चिपचिपे जेल में बदल गए हैं। लैब में ना कोई आदमी है ना कोई घंटी वाली मशीन है, बस टूटा हुआ सामान। रिपोर्ट में साफ लिखा जाता है, स्पेशल एक्सपेरिमेंट फेल। साल गुजर जाते हैं। 23 अप्रैल 1958 कीव एक यंग फोटोग्राफर आसमान में बेल शेप्ड ऑब्जेक्ट देखता है, बिल्कुल वैसी ही शेप। वो कैमरे से फोटो लेता है, शटर दबते ही छोटा फ्लैश होता है और अगले ही पल ये फोटोग्राफर स्पेस टाइम में 48 साल आगे समय यात्रा कर जाता है। जिसके बाद अब हमारी कहानी शुरू होती है साल 2006 से। यूक्रेन की कैपिटल कीव में एक नॉर्मल दिन है। कार के हॉर्न और रोड पर ट्रैफिक के साथ लोग ऑफिस से आ जा रहे हैं। इसी भीड़ के बीच फुटपाथ पर लोगों का ध्यान एक आदमी पर अटकता है। ये आदमी किसी कॉलेज स्टूडेंट जैसा यंग लगता है, लेकिन उसने जो कपड़े पहने हैं वो बहुत ही अलग है। उसके बदन पर पुराना सोवियत मिलिट्री यूनिफॉर्म है जिस पर लाल स्टार का निशान लगा है। कंधे से एक पुराना बड़ा सा ट्विन लेंस कैमरा लटक रहा है। लेकिन आप तो जानते हैं साल 2006 के कीव में ऐसी यूनिफॉर्म देखना नॉर्मल बात नहीं थी। यूक्रेन अब यूएसएसआर का हिस्सा नहीं है, बल्कि अब तो यूएसएसआर खुद भी इस दुनिया में नहीं बचा था और अब यूक्रेन अपना एक इंडिपेंडेंट देश बन चुका था। इसीलिए साल 2006 के दौर में सोवियत यूनिफॉर्म यहाँ के लोगों के लिए दर्द और पुरानी यादों का एक सिंबल है। इसीलिए लोग उसकी तरफ थोड़े गुस्से और शौक से देख रहे थे। इसी वजह से भीड़ धीरे धीरे उसके आसपास जमने लगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो इंसान थोड़ा कंफ्यूज सा लग रहा था और घबराई आंखों से अपने आसपास के लोगों और बिल्डिंग्स को देख रहा था। वो ट्रैफिक लाइट्स, नई बसेस, नियॉन साइन बोर्ड्स, लोगों के मॉडर्न कपड़ों को ऐसे देख रहा था जैसे किसी ने उसको एकदम अलग जमाने में फेंक दिया हो। इस इलाके में इतनी भीड़ को देखकर वहां पेट्रोल कर रही पुलिस का ध्यान उस तरफ जाता है और 2 ऑफिसर्स आगे बढ़कर भीड़ को साइड करते हुए उस आदमी को थोड़ा एक तरफ लेकर जाते हैं। उन्हें पता था कि ऐसी यूनिफॉर्म में घूमना पॉलिटिकल टेंशन बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, पॉकेट ब्रोकर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है एक कंसिस्टेंट बिल्ड करने का, जहां पर आप केवल नॉर्मल ट्रेडिंग ही नहीं करते बल्कि और भी बहुत कुछ है। क्विक ट्रेडिंग, सबसे पहले बात करते हैं क्विक ट्रेडिंग की। यहाँ प्रोसेस बहुत सिंपल है। एसेट चूज करो, प्राइस डायरेक्शन प्रेडिक्ट करो, अप या डाउन, और ट्रेड ओपन करो फिक्स्ड रिटर्न के साथ। एक्सपायरी टाइम 5 सेकंड से लेकर 4 घंटे तक सेट कर सकते हो। अंडर 1 मिनट ट्रेडर्स ओटीसी एसेट्स के लिए अवेलेबल है। लो एंट्री थ्रेशोल्ड है, इसीलिए बिगिनर्स भी इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए फास्ट विन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कभी कभी मिनट्स में ही ट्रेड हो जाएगी। ट्रेड ओपन और यस हो गया। पेंडिंग ट्रेड्स दूसरा पावरफुल फीचर है। पेंडिंग ट्रेड्स, इसमें आप पहले ही प्राइस लेवल, टाइम और पैरामीटर सेट कर देते हो। जैसे ही मार्केट उस कंडीशन को मीट करता है, ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। मतलब आपको चार्ट के सामने चिपक कर बैठने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है, फुल कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। फॉरेक्स शेयर्स MT4 MT5, अगर आप एडवांस ट्रेडर हो तो यहाँ फॉरेक्स स्टॉक्स और इंडाइसेस भी ट्रेड कर सकते हो। अडेप्ट MT4 और MT5 इंटरफेस मिलता है। लेवरेज के साथ फ्लेक्सिबल कैपिटल मैनेजमेंट पॉसिबल है। ये परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो बाइनरी से आगे ट्रेडिशनल मार्केट ट्रेडिंग करना चाहते हैं। यहाँ
पर मल्टीपल ऑप्शंस है, सोशल ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग सिग्नल्स, इंडिकेटर्स, 130 प्लस एसेट्स विद अप टू 92% पॉजिटिविटी और 24/7 अवेलेबिलिटी, हाई इनकम पोटेंशियल, कन्वीनियंट विड्रॉल्स, मल्टीपल विड्रॉल ऑप्शन और जीरो कमीशन। डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों फास्ट है, यूपीआई, क्रिप्टो और मल्टीपल पेमेंट मेथड्स अवेलेबल है। इसी के साथ बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फीचर की, अल्ट ट्रेड। इस फीचर में आप प्लेटफॉर्म के फंड से ट्रेड ओपन करते हो। एग्जांपल, अगर $100 का अल्ट ट्रेड है और पे आउट 92% है, ट्रेड सक्सेसफुल हुआ तो $92 पूरे मिलेंगे, और अगर ट्रेड लॉस में क्लोज होता है, आपका कुछ भी लॉस नहीं होता, स्टेक बस डिसअपीयर हो जाता है। देखो, लॉस हुआ लेकिन मेरा नहीं गया। अल्ट ट्रेड मार्केट प्लेस चेस्ट या प्लेटफॉर्म गिफ्ट से मिलता है। एक्टिवेट करने के लिए ट्रेडिंग टर्मिनल में लेफ्ट पैनल का लाइटनिंग आइकन यूज करना पड़ता है। यहाँ पर 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है, कोई भी इशू हो क्विक रेजोल्यूशन मिलता है, आपका डिपॉजिट कभी अटका नहीं रहता। अब अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ANRK ये मेरा प्रोमो कोड है, जिससे आपको मिलेगा 100% बोनस। मतलब अगर आप 1000 डिपॉजिट करते हो तो आपके अकाउंट में टोटल 2000 हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। इसलिए वो सिंपल से सवाल पूछना शुरू कर देता है, नाम क्या है, कहाँ रहते हो, ID दिखाओ। आदमी थोड़ी देर सोचता है, फिर अपने यूनिफॉर्म की पॉकेट में हाथ डालकर एक पतला सा ID कार्ड निकालता है, जिसका पेपर पीला था और उसके किनारे भी पुराने लग रहे थे। पुलिस ऑफिसर ने जब कार्ड को देखा तो वो सन्न रह गए और आवाज कांपने लगी, क्योंकि इस कार्ड पर एक लाल स्टाम्प के साथ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स लिखा था, जो एक असली सोवियत गवर्नमेंट द्वारा कई दशकों पहले जारी की गई ID कार्ड थी। जैसा कुछ इन ऑफिसर्स ने अपने दादा दादी के फोटोज में देखा था। ऑफिसर्स अब डर चुके थे, पर सबसे बड़ी बात तब सामने आई जब उन्होंने उसके कार्ड पर मौजूद और डिटेल्स चेक की। उसका नाम सेर्गी पोनोमारेंको, डेट ऑफ बर्थ 16 जून 1932, और इस कार्ड पर एक फोटो भी था, और फोटो में एग्जैक्टली वही चेहरा था जो उनके सामने खड़ा था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? सिंपल मैथ्स के हिसाब से अगर सेर्गी साल 1932 में पैदा हुआ था तो साल 2006 में उसकी एज 70 से 75 के आसपास होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर जो आदमी खड़ा है वो क्लियरली 25-30 साल से ज्यादा का नहीं लगता। ये सब कुछ एकदम अजीब था। ऑफिसर शक होने पर कैजुअली टेस्ट करने के लिए पूछ लेता है, आज कौन सा साल है? सेर्गी बिना सोचे जवाब देता है, 23 अप्रैल 1958। उसके लिए ये आंसर बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे हम आज साल 2026 बोलते हैं वैसे ही। लेकिन पुलिस के लिए ये जवाब एक वार्निंग जैसा था। उन्हें लग रहा था कि या तो ये आदमी किसी मेंटल शॉक में है, या फिर ये कोई डेंजरस प्रैंक या पॉलिटिकल स्टंट कर रहा है। कुछ मिनट के डिस्कशन के बाद वो डिसाइड करते हैं कि इसको जेल नहीं बल्कि एक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल भेजना ज्यादा सेफ होगा। पुलिस उसको लेकर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर सेर्गी को एक छोटे से रूम में ले जाकर बैठाया गया, जहां एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट उसका वेट कर रहा है। डॉक्टर का कमरा सिंपल था, लेकिन वो कमरे में हर चीज को ध्यान से देख रहा था। मानो सेर्गी के लिए ये दुनिया बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे किसी को फ्यूचर का म्यूजियम दिख गया हो। डॉक्टर उसका बेसिक इंटरव्यू शुरू करते हैं। सेर्गी क्लियर वॉइस में बताता है कि उसका जन्म 16 जून 1932 को कीव में हुआ था। वो सिर्फ 25 साल का है और उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। डॉक्टर नोट्स लिखते हुए उससे ये भी पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। ये सवाल कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट खोलता है, जो सुनकर सब दंग रह जाते हैं। तो सेर्गी कहता है कि आज 23 अप्रैल 1958 ही है। वो सुबह अपना फेवरेट कैमरा लेकर फोटो खींचने निकला था। अचानक उसने आसमान में एक स्ट्रेंज चीज देखी, एक ऑब्जेक्ट जो बेल या घंटी जैसा लग रहा था। वो बिल्कुल चुपचाप बिना आवाज के धीरे धीरे आसमान में फ्लोट कर रहा था। ना वो नॉर्मल प्लेन था, ना वेदर बलून था। ऐसी अजीब चीज देखकर सेर्गी भी अपना कैमरा सेट करता है। ये कैमरा एक ट्विन लेंस रिफ्लेक्स मॉडल का था, जिसमें ऊपर से देखकर फ्रेम सेट किया जाता है। वो फोकस करता है, बेल शेप्ड ऑब्जेक्ट को सेंटर में लाता है और फिर शटर का बटन दबाता है। उसका कहना था कि जैसे ही उसने शटर रिलीज किया, एकदम फिल्म के सीन की तरह सब कुछ बदल गया था। सब कुछ एक पल के लिए डार्क सा हो गया, जैसे तुम आंख झपकते हो और अचानक पूरी दुनिया चेंज हो गई। उसने कैमरे को नीचे किया और अपने आसपास देखा। जो बिल्डिंग उसे पहले से याद थी, उनकी शेप अलग हो चुकी थी। रोड पर चलने वाली पुरानी गाड़ियों की जगह नई कार, नई बसेस, अलग टाइप के साइन बोर्ड्स नजर आ रहे थे। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने समझने के लिए एक न्यूज़पेपर पर लिखी डेट देखी तो उसका खून जमने लगा, उसकी सांसें थम सी गई। न्यूज़पेपर पर साल लिखा था 2006 और उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तो देखो, सेर्गे के हिसाब से जब वो कैमरा से उस अजीब यूएफओ टाइप बेल का फोटो लेने से कुछ सेकंड पहले 1958 में था, लेकिन उस इमेज को लेते ही
वो उस रोड के हंगामे के बीच अचानक पहुंच गया जहां से उसे पुलिस हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर इस कहानी को सच नहीं मान सकता था, इसलिए डॉक्टर ने कैमरे को टेस्ट करने के लिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर स्पेशलिस्ट बुलाया। स्पेशलिस्ट आता है, वो कैमरे को टेबल पर रखता है। कैमरा हैवी मेटल का है, ऊपर ट्विन लेंसेज, साइड में मैनुअल नॉब्स। ये मॉडर्न डिजिटल कैमरा जैसा नहीं था, बिल्कुल ओल्ड मॉडल का था। एक्सपर्ट कैमरा को खोलता है तो सीरियल नंबर, पार्ट सब चेक करके पता चलता है कि ये मॉडल सच में साल 1950s के टाइम का है। उसके अंदर जो फिल्म लोडेड है वो भी पुराने टाइम की 120 रोल फिल्म है, जिसे आजकल नॉर्मल लोग यूज ही नहीं करते। फिल्म का पेपर बैकिंग भी ओल्ड स्टाइल का है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि फिल्म ऑक्सीडाइज नहीं हुई है। अब डिसीजन होता है कि फिल्म को तुरंत डेवलप किया जाए ताकि पता चल सके कि सेर्गी की कहानी में कितनी सच्चाई है। एक्सपर्ट फिल्म को डार्क रूम में ले जाते हैं। लाल रोशनी में वो रील को ध्यान से केमिकल सॉल्यूशन में डालते हैं। डेवलपर, स्टॉप, बाथ, फिक्सर, हर स्टेप पर एक्सपर्ट टाइमिंग चेक करता है। ये प्रोसेस पेशेंस मांगता है। अगर फिल्म ब्लैंक निकली तो कहानी 1 सेकंड में झूठी साबित हो जाएगी, और अगर फिल्म में कुछ सॉलिड निकला तो मिस्ट्री और गहरी हो जाएगी। अब थोड़ी देर बाद नेगेटिव में कुछ इमेजेस दिखने लगते हैं। कॉन्टैक्ट शीट्स बनने के बाद इनलार्ज करके प्रिंट्स निकलते हैं। तस्वीरों में साल 1950s स्टाइल के बिल्डिंग फ्रंट्स, पुरानी कार्स, लोगों के कपड़े, सब कुछ नेचुरल लग रहे हैं। एक फोटो में सेर्गी खुद एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा है, बिल्कुल वैसे ही कपड़ों में जैसे पुलिस ने उसको रोड पर देखा था। फिर वो इमेज निकलती है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। एक बेल शेप्ड की उड़ती हुई चीज। इसका फोटो थोड़ा ब्लर्ड है, लेकिन शेप इतना क्लीन है कि देखते ही लगता है ये तस्वीर सेर्गी की कहानी में बताए उस मिस्टीरियस यूएफओ की ही है, जिसकी फोटो लेते ही सेर्गी साल 1958 से 2006 में आ गया। अब डॉक्टर के लिए ये केस और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। हॉस्पिटल के हायर ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि सेर्गी को कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। वो उसे एक सिक्योर कमरे में शिफ्ट करते हैं जहां एक हेवी मेटल डोर के साथ सीलिंग में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जो 24 घंटे रिकॉर्ड कर रहा था। ये आदमी अगर कोई स्ट्रेंज बात करे तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। रात बिल्कुल नॉर्मल थी। मॉनिटर्स में सेर्गी बेड पर बैठा है। टाइम आगे बढ़ता जाता है। स्क्रीन पर वो बस सोया हुआ नजर आता है। पर सुबह कुछ अजीब होता है, क्योंकि जब सुबह एक नर्स रूटीन राउंड के लिए उसके कमरे का डोर खोलती है तो अब बेड पर कोई नहीं था। कंबल थोड़ा सा साइड में गिरा हुआ था, पर कमरे में कहीं भी सेर्गी का नामो निशान तक नहीं था। जिसके बाद सबके मन में सवाल आता है कि कमरे में से सेर्गी कैसे और कहां गायब हो गया। स्टाफ सीसीटीवी का फुटेज चेक करता है। वो रात की रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। फुटेज में क्लियरली दिखाई देता है कि गार्ड सेर्गी को कमरे में लाता है, डोर बंद करता है, सेर्गी बेड पर बैठता है, फिर लेट जाता है। टाइम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। डोर हमेशा बंद दिखाई देता है। कोई भी फ्रेम ऐसा नहीं है जहां सेर्गी उठकर डोर की तरफ जाए। कोई विंडो नहीं, कोई वेंट नहीं जहां से वो निकल सके। लेकिन कुछ समय के बाद बेड खाली था, जैसे किसी ने बीच के कुछ सेकंड्स की रियलिटी ही डिलीट कर दी हो। अब ये मिस्ट्री सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं था, पुलिस का हेडेक भी बन जाता है। तभी डॉक्टर को एक आइडिया आता है। शायद जवाब उन फोटोज में है जो कैमरा से निकली थी। वो सारी तस्वीरों को एक टेबल पर रखते हैं और एक एक करके इमेज को ध्यान से देखना शुरू करते हैं। तभी वे लोग एक फोटो देखते हैं जिसमें सेर्गी एक यंग वुमेन के साथ खड़ा दिखाई देता है और बैकग्राउंड में 1950s का कीव है। पुलिस और डॉक्टर पुराने रिकॉर्ड्स में उस वुमेन को ढूंढना शुरू करते हैं। मैरिज रिकॉर्ड्स, एड्रेस फाइल्स, मिसिंग पर्संस लिस्ट, सब कुछ चेक किया जाता है। उन्हें पता चलता है कि साल 1960 के आसपास एक सेर्गी पोनोमारेंको नाम का आदमी ऑफिशियल मिसिंग लिस्ट में था और उसकी वाइफ का नाम था वैलेंटीना। वैलेंटीना अब 70+ एज की है, लेकिन जिंदा है और कीव में ही रहती है। टीम उसके घर में जाती है। वैलेंटीना एक छोटे फ्लैट में रहती थी जहां शेल्फ पर पुराने साल की फोटोज, छोटे शो पीसेस और यादें लगी हुई थी। पुलिस उसे सेर्गी की फोटो दिखाते हैं। वो थोड़ा हिल जाती है, फिर अपने अलमीरा से एक फोटो एल्बम निकालती है। एल्बम के प्लास्टिक कवर्स के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं। वो एक फोटो बाहर निकाल कर दिखाती है। खुद और सेर्गी साल 1958 में एक बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। ये फोटो बिल्कुल सेम है जो हॉस्पिटल ने सेर्गी के कैमरे से निकाली थी। ये देखकर सबका दिमाग हिल गया, लेकिन इसके बाद उन्हें जो पता चला उसने उनका दिमाग हिला कर रख दिया। वैलेंटीना उन्हें बताती है कि साल 1958 में एक बार सेर्गी कुछ दिन के लिए अचानक गायब हो गया था। वो पुलिस के पास जाने वाली थी, लेकिन 2-3 दिन बाद वो बिना एक्सप्लेनेशन के वापस आ गया। वापस आने के बाद वो हमेशा परेशान रहता था
खाता, रात को देर तक जागता, खिड़की से बाहर डार्क आसमान को देखता, फ्यूचर जैसी अजीब बातें करता, लेकिन जब भी वो उससे पूछती कि तुम कहाँ थे तो वो चुप हो जाता या गुस्सा होकर टॉपिक चेंज कर देता। 2 साल तक ये अजीब बिहेवियर चलता रहा। फिर साल 1960 में एक दिन सेर्गी बाहर गया और कभी वापस नहीं आया। ऑफिशियल रिकॉर्ड में उसे मिसिंग लिख दिया गया। कुछ टाइम बाद वैलेंटीना के पास एक एनवेलप आया, अंदर एक फोटो थी, उसमें एक बियर्डेड आदमी ड्नीप्रो रिवर के पास एक पार्क में खड़ा था। चेहरा पहचानने पर पता चला कि ये सेर्गी ही लग रहा है, बस ज्यादा एजेड वर्जन का है। बैकग्राउंड में रिवर के दूसरी साइड कुछ ऐसी बिल्डिंग्स दिख रही थी जो उस टाइम के कीव में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हाई राइज मॉडर्न टावर्स, अलग स्टाइल की स्काईलाइन। फोटो के पीछे लिखा था, मैं ठीक हूँ, मैं कोशिश करूंगा वापस आने की। तो क्या सच में सेर्गी एक टाइम ट्रैवलर था जिसे उस जर्मन सीक्रेट टाइम मशीन से कोई स्पेशल पावर मिले थे जिससे वो समय में ट्रैवल कर सकता था? यहीं तक अगर स्टोरी खत्म हो जाती तो ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम ट्रैवल स्टोरी ही होती। एक यंग आदमी जो साल 1958 से 2006 में आ गया, जिसके कैमरा में यूएफओ की क्लियर फोटो मिली, जो हॉस्पिटल के सीसीटीवी के सामने लॉक्ड रूम से गायब हो गया, जिसका वाइफ वाला लिंक भी मिल गया, जिसका फ्यूचर फोटो भी मिला। ये सब सुनने में इतना सॉलिड लगता है कि हमारा दिमाग सेर्गी को रियल टाइम ट्रैवलर ही मानने लगता है। लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, जो इस कहानी को थोड़ा रियलिटी चेक की तरफ लेकर जाता है। तो कुछ रिसर्चर्स ने जब इस स्टोरी को सीरियसली ये जानने के लिए इन्वेस्टिगेट किया कि कोई केस साल 2006 के एक्चुअल न्यूज या पुलिस फाइल में है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स है, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा जब इन्वेस्टिगेटर्स यूक्रेन के साल 2006 के लोकल न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज आर्काइव्स ऑफिशियल क्राइम रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो वहां भी कहीं सेर्गी पोनोमारेंको नाम की इस टाइम ट्रैवलर स्टोरी का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिलता। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑनलाइन सर्च की ओर गई और यहाँ उन्हें इस कहानी का एक बड़ा सुराग मिला। एक कॉमन पॉइंट कि ये सारी तस्वीरें और ये पूरी स्टोरी सबसे पहले साल 2012 में एक यूक्रेनियन टीवी सीरीज एलियंस के एक एपिसोड में दिखाई गई थी, जिसमें यूएफओ, एलियन एब्डक्शन, टाइम ट्रैवल जैसे टॉपिक्स पर डॉक्यू ड्रामा स्टाइल एपिसोड बनते थे। तो टाइम ट्रैवलर नाम के एक एपिसोड में एक एक्टर ने सेर्गी का रोल प्ले किया था। पुलिस, हॉस्पिटल, वाइफ, फ्यूचर फोटो, सब सीन्स टीवी स्टूडियो में सेट बनाकर शूट किए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शो के हर एपिसोड के शुरू में एक क्लियर डिस्क्लेमर आता था। उसमें लिखा था कि ये सीरीज कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती थी और थियरीज और रूमर्स को बेस बनाकर ड्रामेटाइज स्टोरीज बनाती थी। और जब इस एपिसोड का सिर्फ मिडिल पार्ट यूट्यूब पर अलग अलग क्लिप्स में अपलोड हुआ, तो मोस्टली लोगों ने इसका फिक्शन स्टोरी वाला डिस्क्लेमर हिस्सा देखा ही नहीं। इसके अलावा इस कहानी को सच बताते हुए जो फोटोज भी वायरल की जाती है, उन्हें अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लियरली उनमें एडिटिंग और फोटोशॉप का पता चलता है, जो बताता है कि वो पिक्चर भी इस स्टोरी की तरह गलत है। इन शॉर्ट, ये पूरी कहानी एक टीवी स्क्रिप्ट से निकली हुई अर्बन लेजेंड है, ना कि एक ऑफिशियली रिकॉर्डेड रियल केस। तो फिर अब सवाल आता है कि रियल साइंस क्या कहती है? क्या टाइम ट्रैवल कंप्लीटली बकवास आइडिया है? नहीं, साइंस के हिसाब से टाइम ट्रैवल बिल्कुल रियल है, बस वो इतना ड्रामेटिक नहीं होता जितना इस स्टोरी में था। बल्कि आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड में ट्रैवल करता है ना, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इस इफेक्ट को टाइम डायलेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने बहुत प्रीसियस एटॉमिक क्लॉक्स का यूज करके ये टेस्ट भी किया। एक क्लॉक को ग्राउंड पर रखा, दूसरी को एरोप्लेन में बिठाकर दुनिया के चक्कर लगवाए। जब प्लेन वाली क्लॉक वापस आई तो उसका टाइम ग्राउंड वाली क्लॉक से थोड़ा सा डिफरेंट था, एग्जैक्टली उतना ही जितना रिलेटिविटी के फॉर्मूला से कैलकुलेट हुआ था। ये डिफरेंस बहुत छोटा होता है, सेकंड्स का छोटा पार्ट, लेकिन ये रियल टाइम ट्रैवल होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी ये देखने को मिलता है, जहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स वो 7 से 8 महीने स्पेस में रहने के बाद टेक्निकली अर्थ पर रहने वाले हम सब ह्यूमन से थोड़े से फ्यूचर में होते हैं। उनका बायोलॉजिकल टाइम हमसे माइक्रो सेकेंड लेवल पर डिफरेंट हो जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में रिजल्ट ये है कि फ्यूचर में छोटा सा टाइम ट्रैवल हाई स्पीड और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के थ्रू रियल है, मेजर किया जा चुका है। बाकी जर्मनी द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 में बनाए गए बेल शेप्ड सीक्रेट टाइम मशीन पर भी इंटरनेट पर
कई थियरीज है, हमने भी इस पर एक वीडियो बनाया है, पर इसका भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ये मशीन एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं। यानी अभी के साइंटिफिक लॉज से पास्ट में जाकर 1958 से 2006 में टपक जाना, फिर हॉस्पिटल के लॉक्ड कमरे से गायब हो जाना, इस लेवल का टाइम ट्रेवल अभी सिर्फ स्टोरीज, टीवी शोज और मूवीज में ही एग्जिस्ट करता है। वैसे अगर कभी भविष्य में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ और फ्यूचर में कोई सच में टाइम मशीन से पास्ट में हमारे अभी के समय में आ जाए, तो तब तुम क्या करोगे? उसका वीडियो बनाओगे, पुलिस को बुलाओगे, या शायद सबसे पहले उससे ये पूछोगे कि तुम फ्यूचर से आए हो या पास्ट से? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है यार, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों जाने से पहले पॉकेट ब्रोकर को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा प्रोमो कोड ANRK यूज करना फॉर 100% बोनस। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है जर्मन के उसी सीक्रेट टाइम ट्रैवलिंग मशीन के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, वो कहां से एग्जिस्टेंस में आया और उसकी रियलिटी क्या है। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।